हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी की जो क्वार्टरली रिज़ल्ट रहती है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कितना इन्फॉर्मेशन हम अपने लिए निकाल सकते हैं और जिसको हम एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो बेसिक है पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर रिज़ल्ट की ओर चलेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक क्वार्टरली आते हैं और एक जो होते हैं वो एनुअल रिज़ल्ट आते हैं। एनुअल रिज़ल्ट आप कह सकते हो कि ये जो जितने भी क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का कॉम्पाइलेशन होता है। और कंपनी एज़ पर सेबी गाइडलाइन हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स देती रहती है फॉर इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टर केयर, ताकि वो इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल हो रही है नहीं, या कंपनी का जो एक आइडिया एक इन्वेस्टर के माइंड में है कि ऐसे ग्रोथ होगा, ये चीज़ें होंगी, वो एज़ इट इज़ हो रही हैं या नहीं। नॉर्मली 4 क्वार्टर्स होते हैं अगर आप देखोगे तो। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से होता है 30 जून का, फिर जुलाई से 1 सितंबर तक का रहता है, फिर एक अक्टूबर से दिसंबर तक का, और फिर एक जनवरी से मार्च तक का। रूल क्वार्टरली रिज़ल्ट का ये है कि जिस डेट को क्वार्टर ख़त्म हो रहा है 30 जून को, वहाँ से 45 डेज़ के अंदर अंदर इस क्वार्टर का रिज़ल्ट आ जाना है। यानी 30 जून से 45 दिन आप जोड़ोगे तो 15 अगस्त का बैठता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम डेट है, उसके पहले ही रिज़ल्ट आ जाना है फर्स्ट क्वार्टर का। मतलब कि अगर किसी कंपनी का रिज़ल्ट 15 अगस्त के पहले आ जाना है, जिसमें ये मेंशन होगा कि 1 अप्रैल से 30 जून तक कंपनी ने कैसा काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी, बुरी थी, किस तरीके की थी, वो मैक्स टू मैक्स 15 अगस्त तक दे जाना है। किस क्वार्टर का? फर्स्ट क्वार्टर का। ऐसे ही बाकी चीज़ों में है एक्सेप्ट थर्ड। ये जो थर्ड क्वार्टर है, जो एक मार्च क्लोजिंग को लेके बहुत होता है कि मार्च क्लोजिंग है, तो जो हमारा सबसे लास्ट क्वार्टर है, बाकी ये दोनों रूल सेम है कि जो जुलाई से सितंबर का रिज़ल्ट होगा वो मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर तक दे देना होगा। यानी जैसे सितंबर में हमारा सेकेंड क्वार्टर ख़त्म होगा तो अक्टूबर का 30 दिन और नवंबर का मैक्सिमम 15 दिन, विद इन 45 डेज़ इस क्वार्टर का रिज़ल्ट दे देना है। लेकिन जब लास्ट क्वार्टर में हम आते हैं, यानी फोर्थ क्वार्टर में, जो हमारा जनवरी से मार्च तक का है, अमूमन मार्च में एनुअल रिपोर्ट्स बनती है जो टोटल कंपाइल होती है, जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 सबके रिज़ल्ट एक साथ होते हैं और वो एक कंपाइल डाटा होता है, यानी वो एक मिला हुआ डाटा होता है। इसमें समय लगता है। यहाँ जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 60 डेज़ का है। यहाँ 30 मार्च को जब फोर्थ क्वार्टर आपका ख़त्म हो रहा है तो मैक्सिमम आप पूरा अप्रैल ले सकते हो और पूरा मई, इसके अंदर ही करना है, विद इन 60 डेज़। मतलब एनी हाउ 31 मई तक तो कर ही देना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो रिज़ल्ट दो तरह के होते हैं, यानी कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट साल में 4 बार आती है, एनुअल रिज़ल्ट 1 बार आती है, जैसा नाम भी दिख रहा होगा, या जो आपको थोड़ा भी आइडिया अगर होगा कॉमर्स का या फाइनेंशियल साइड का, तो आप इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम होगा। यहाँ बताने का एक आइडिया था उनके लिए जो बिल्कुल इस एरिया से कनेक्टेड नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हर कंपनी का अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है 1 अप्रैल से 30 जून। आज 3 अगस्त का डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देखोगे कि हर कंपनी का, किसी भी बड़ी कंपनी का जो भी आपके नाम में आ रहा होगा, उसका रिज़ल्ट आया है।
एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये रिज़ल्ट कहाँ पता चलेगा कि आया है। आया तो है, चलो ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट किस जगह आया है, कहाँ आया है। रिज़ल्ट आता है इधर NSEindia.com। इस वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड होती है। कैसे? ये NSE के वेबसाइट है, आप इसको ओपन कर लोगे, लिस्ट में चले जाओगे। लिस्ट में वो हर चीज़ मेंशन है जो कंपनी से रिलेटेड होती रहती हैं। जैसे अनाउंसमेंट किसी कंपनी की है तो वो मेंशन होगा, बोर्ड मीटिंग अगर किस किस कंपनी की होनी है आने वाले दिनों में वो मेंशंस होंगी, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होगी, किसी की डिविडेंड मिलने वाली है, कोई डिविडेंड देने वाला है, कोई बाईबैक करने वाला है, वो चीज़ें होंगी। ये है हमारा फाइनेंशियल रिज़ल्ट का हिस्सा चौथा। हम इसमें आएंगे, जिस भी कंपनी का हमको रिज़ल्ट होगा पता करना, मालूम करना। जैसे आज के डेट में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी कंपनी के रिज़ल्ट अपलोड हुए हैं। 3 अगस्त टाइम स्टैम्प भी है। तो गोकुल एग्रो रिसर्च लिमिटेड, मैं पहले ही बता दूं कि ये एज अ रेफरेंस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप कि आप इसमें ख़रीदो उसमें ख़रीदो। दैट इज़ जस्ट फॉर एडुकेशन पर्पस कि एक क्वार्टरली डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, खुद से रिलेटेड उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो मेरे काम का है उसको निकालते कैसे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट आया है। 2 तरह के रिज़ल्ट आपको एक दिख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सोलिडेटेड, यहाँ नॉन कॉन्सोलिडेटेड। इस टर्म को अंदर भी समझेंगे, बट यहाँ समझ लो कि नॉन कॉन्सोलिडेटेड वो डाटा है जिसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट होगा, और कंसोलिडेटेड में वो रिज़ल्ट होगा जिसमें स्टेट बैंक होगी, इसकी कुछ सब्सिडियरीज़ कंपनी होंगी, इनके कुछ एसोसिएट्स होंगे, कुछ जॉइंट वेंचर होंगे। तो ये कंपाइल रिज़ल्ट है और ये इनका अकेले का रिज़ल्ट है नॉन कंसोलिडेटेड का। अब आते हैं जो रिज़ल्ट की बात थी, कहाँ मिलेगा, तो NSE इंडिया के वेबसाइट पे मिलेगा। अब फॉर एक एग्ज़ाम्पल हम ये देखेंगे कि कंपनी के रिज़ल्ट को पढ़ते कैसे हैं। और मैंने एक कंपनी जो उठाई है वो है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस। इनका रिज़ल्ट कब आया है, आपको दिख रहा होगा 2 अगस्त को आया है, अराउंड 4:53 PM में, शाम में अपलोड हुआ है NSE के वेबसाइट पे। यहाँ मेंशन है कि ये अनऑडिटेड है और स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिज़ल्ट इसके अंदर है। स्टैंडअलोन क्या है, यानी ये सिर्फ UPL का अपना रिज़ल्ट होगा, और कंसोलिडेटेड में क्या होगा, UPL प्लस इसके जितने एसोसिएट्स होंगे प्लस इसकी जितनी सब्सिडियरीज़ होंगी प्लस जॉइंट वेंचर होंगी और एटसेट्रा एटसेट्रा वटेवर। यहाँ मेंशन है कि जो बोर्ड मीटिंग हुआ है, अब देखोगे 12:15 में शुरू हुआ था और 2:35 में कंक्लूड हुआ है। किस चीज़ का बोर्ड मीटिंग, Q1 के रिज़ल्ट से लेके रिलेटेड। और यहाँ दोनों हैं स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड। तो जब हम किसी कंपनी का डाटा पढ़ रहे होंगे और अगर उसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट हमें अवेलेबल है तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसका पहले कंसोलिडेटेड पढ़ें, क्योंकि बहुत चांसेस है कि उनका स्टैंडअलोन रिज़ल्ट अच्छा हो, कंसोलिडेटेड अगर ख़राब हो तो वैसे कंपनी से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि एज अ ग्रुप वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खुद तो वो कर ले रहे हैं बट एज अ ग्रुप नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो थोड़ा नुकसान देगा। ये रिपोर्ट किसने बनाई है, इन्होंने बनाई है, BSR एंड कंपनी LLP। ये चार्टर अकाउंटेंट हैं और इतनी सारी लीगल चीज़ें हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ हम मेन बात करते हैं कि ऊपर जो मेंशन था एक टर्म
स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन रिजल्ट किसका होगा? सिर्फ इसका होगा, यूपीएल लिमिटेड का, जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट होगा जिसमें पेरेंट कंपनीज होंगी और आपको जितना ये लिस्ट दिख रहा है, इट विल कीप गोइंग ऑन, ये लिस्ट चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तक आपको सब्सिडियरीज मिलेंगे। टोटल 204 कंपनियाँ हैं। फिर उसके बाद आपको एसोसिएट्स मिल जाएंगी, ये करीब 16 के आसपास हैं। ये करीब 21 के आसपास हैं। और फिर 5 आपको इसके जॉइंट वेंचर मिल जाएंगे। यानी जो स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है उसमें सिर्फ है यूपीएल का रिज़ल्ट, और जो कंसोलिडेटेड है उसमें है यूपीएल प्लस 204 सब्सिडियरीज प्लस 21 एसोसिएट्स प्लस 5 जॉइंट वेंचर। यानी जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होगा वो एज अ ग्रुप का रिज़ल्ट होगा। तो हम पहले इसका जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होगा वो पढ़ेंगे। ये है इनका अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर व्हाट, फॉर दिस 30 जून 2014 का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसका रिज़ल्ट है ये। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, तभी हम आगे मूव करेंगे। जिन्हें पता होगा उनके लिए कोई बात नहीं है कि जो कोई कंपनी रिज़ल्ट बनाती है तो वो 2 फॉर्मेट में बनाती है। एक 30 जून 2024 तक का जो है वो, और इसके साथ एज अ कंपैरिजन आप एक लास्ट ईयर का डाटा डालते हैं। ये 2024 का रिज़ल्ट है, ये 2023 का रिज़ल्ट है, 30 जून का 2023। और इस खेमे में हम डालते हैं लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट, यानी 2024 30 मार्च। तो ये जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3, तो जब हम 3 को 1 से कंपेयर करेंगे तो ये कहलाएगा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, क्योंकि हम 2023 का 2024 से कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम 1 + 2 को कंपेयर करेंगे तो वो कहलाएगा QoQ कंपेयर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर, कि जनवरी से मार्च तक का परफॉर्मेंस कैसा था और अप्रैल से जून तक का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर जून का परफॉर्मेंस अच्छा था मार्च से, यानी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनी के लिए अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रही है तो बुरी बात। अब आते हैं रिज़ल्ट पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टेक्निकल टर्म है, इसको जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप तो थोड़े भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे या आप नहीं भी होंगे तो मेरा भरोसा है कि जब ये वीडियो आप फिनिश करेंगे तो एक ठीक ठाक आपको आइडिया रहेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे डाटा किसी कंपनी का पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। एक है ये सेल का डाटा है। इस साल आप देखोगे कि जो कंपनी है उसने ₹9,067 करोड़ सेल से कमाए हैं।
ठीक है। पिछले क्वार्टर में यानी जो 31 मार्च वाला क्वार्टर था उसमें 14,000 कमाए थे। यहाँ करोड़ में डाटा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो भी डाटा मेंशन है वो करोड़ में है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कमाए थे 14,000 करोड़। लास्ट फिगर को छोड़ते हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो 14,078 करोड़ रुपया। और लास्ट ईयर इसी टाइम कितना कमाया था? 8,963 करोड़। तो जब आप लास्ट ईयर से इसका कंपेयर करोगे तो कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। बहुत स्लाइट है क्योंकि यहाँ 8,963 था, यहाँ 9,067 है, यानी करीब 100 करोड़ का अंतर है। बस कंपनी के लिए 100 करोड़ उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर आप यहाँ लास्ट क्वार्टर से इसका कंपेयर करोगे तो आप देखो कि यहाँ 14,000 करोड़ का था और यहाँ 9,000 करोड़ का है, यानी जो सेल है उसमें डिप आया है, सेल कंपनी की गिरी है। अदर इनकम, एक कंपनी के लिए अदर इनकम क्या हो सकता है? एक कंपनी के लिए अदर इनकम हो सकता है कि सपोज़ कंपनी के पास कुछ पैसा होगा, कंपनी ने किसी को लोन दिया होगा, या कंपनी ने बैंक में पैसा जमा किया होगा और बैंक से उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो पिछले साल कितना आया था? 126 करोड़। इस बार कितना आया है? 98 करोड़, यानी ये भी डाउन है। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे, जिसको टोटल इनकम, जिसको मुनाफा बोलते हैं, वो 9,165 करोड़ का है, जो पिछले साल 14,204 करोड़ का था। यानी पिछले क्वार्टर से कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब है, लेकिन पिछले साल से रिज़ल्ट अच्छा है। ठीक है, ये कंपनी की एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज़ का है, एम्प्लॉई जो कॉस्ट एक्सपेंसेस है, डिप्रिशिएशन है, एक्सचेंज ऑफर है, अदर एक्सपेंसेस है। इतना कंपनी का खर्चा बैठा है टोटल 9,539 करोड़। कंपनी की कमाई क्या है? 9,165 करोड़, और कंपनी ने खर्चा किया है 9,539 करोड़। डाटा देख के ही लग रहा होगा कि कंपनी को करीब 400 कुछ, अराउंड 400 के आसपास का नुकसान होगा, 400 करोड़ के आसपास का। पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा। उससे पहले भी प्रॉफिट में थी, बट इस बार नुकसान में है। कितना? 374 करोड़ के नुकसान में है, लॉस में है। यानी कंपनी ने कमाया इतना और खर्च कर दिया इतना। इसको बोलते हैं PBIT, टेक्निकल टर्म है, इतना समझ लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये तो सिर्फ अभी कितना कमाया, कितना खर्चा किया से जो निकल के आया है वो है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी इंटरेस्ट और टैक्स घटाना बाकी है। एक और चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि शेयर ऑफ लॉस प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जॉइंट वेंचर। यहाँ तक का जो भी रिज़ल्ट आपको दिखा, ये पेरेंट कंपनी और उनके सब्सिडियरीज़ का रिज़ल्ट था। ये है उनके एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का, यानी उनको भी इतना नुकसान हुआ है 32 करोड़ का। तो जो 374 करोड़ कंपनी को खुद नुकसान हुआ है, इतना एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर को हुआ है, ये है टोटल नुकसान 406 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल आइटम क्या है नीचे दिया हुआ है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, यह है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें टैक्स बाकी है, एक्सेप्शनल आइटम भी बाकी है। एक काम करते हैं, पहले एक्सेप्शनल आइटम को कर ही लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक्सेप्शनल आइटम रेफर नोट 6। आ जाते हैं नीचे नोट 6 में। यह पहला नोट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये हमारा छठा नोट है। एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या हुआ है कंपनी को एक्सेप्शनल खर्चा, ये सब डाटा करोड़ में है।
रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बैठा है कितना, 9 करोड़ का। लॉस ड्यू टू फायर 4 करोड़ का। एक आइडिया लग रहा होगा कि 4 करोड़ का कैसे लॉस हो गया, वो भी फायर से, क्योंकि 4 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम है। यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस क्या करती है कि ये केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो बहुत आम बात है कि इनफ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं जिसके कारण आग वगैरह लगती रहती है। ये है लिटिगेशन चार्ज यानी लीगल एक्सपेंस, यानी कोर्ट में अगर किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होगा तो इस क्वार्टर में 6 करोड़ रुपया कंपनी को सिर्फ केस लड़ने में खर्चा हो गया है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट यानी एसेट में कुछ खराबी आ गई होगी जिसको ठीक करने का इतना कॉस्ट बैठा है 30 करोड़। टोटल कितना है, 49 करोड़ रुपया बैठा है एक्सेप्शनल आइटम। अमूमन ऐसा होता नहीं है, आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा था, इससे पहले बहुत कम था, तो ये एक्सेप्शनल है। ये कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। यहाँ एक्सेप्शनल आइटम फिर यहाँ मेंशन है 49 करोड़ का। उसके बाद ये इसमें और प्लस हो गया। टैक्स जो कंपनी ने पे किया है वो आपको मेंशन है। ये कंपनी का आ गया पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 527 करोड़ के नुकसान में है कंपनी। पिछले बार 80 करोड़ के नुकसान में थी, उसके पहले यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट में थी, लास्ट क्वार्टर भी लॉस में थी, और इस बार तो उस 80 करोड़ के 6 गुना 7 गुना ज़्यादा नुकसान में है। ये एसोसिएट से जुड़े खर्चे हैं। ये टोटल हमारा आ गया, कंपनी को इस साल इतना का नुकसान हुआ है, नेट लॉस 965 करोड़ का। यानी कंपनी का रिज़ल्ट क्या है, बैड है। बैड ही नहीं, बहुत ख़राब है। कहाँ 379 करोड़ था, उसका ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। ट्रिपल नहीं हुआ तो 2.5 तो हो ही गया। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहला, रेवेन्यू यानी टोटल इनकम, हमें दिख रहा है कि टोटल इनकम डाउन है। पीबीटी हमको दिख रहा है डाउन है यानी ख़राब है। पैट दिख रहा है हमको कि ख़राब है। नेट प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है तो नेट लॉस है। अब हम आ जाते हैं अदर्स इक्विटी पर शेयर में। इक्विटी पर शेयर यानी अर्निंग पर इक्विटी शेयर, यानी एक इक्विटी पे कितना कमाई हो रहा है। पिछले साल 0.52 था, पिछले क्वार्टर में सॉरी, उससे पहले पिछले साल था 1.33। इस बार कितना है, ब्रैकेट 0.62। जो कॉमर्स से नहीं है उनको ये आइडिया होगा कि जब भी कोई डाटा, जैसे प्रॉफिट अगर ऐसा लिखा हुआ है 10, तो ये 10 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये किसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये नुकसान है। यानी ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं लॉस इंडिकेट करने के लिए या खर्चा इंडिकेट करने के लिए। यहाँ ये इनसाइड ब्रैकेट है, यानी कंपनी इस बार अर्निंग पर शेयर है वो लॉस में है, यानी नुकसान हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है। ये भी क्या है, ख़राब है। तो अमूमन हम 5 चीज़ें देखते हैं जब किसी रिज़ल्ट का ओवरव्यू करते हैं। पहला क्या, टोटल रेवेन्यू। दूसरा पीबीटी या पीबीआईटी भी आप बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तीसरा फिर पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चौथा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और पांचवा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर।
यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस बार टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का डाउन है, पीबीआईटी भी डाउन है, पीबीटी भी डाउन है, पैट भी डाउन है और ईपीएस भी डाउन है। यानी ओवरऑल जो रिज़ल्ट है कंपनी का वो क्या है, ख़राब है। किसके कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर के, यानी जो 31 मार्च एंड हुआ है उसके भी मुकाबले कंपनी का रिज़ल्ट इस बार ख़राब आया है। फिर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ ये कि कंपनी ने और नए 3 सब्सिडियरीज़ खोले हैं। ऑलरेडी कितनी सब्सिडियरीज़ थी ऊपर मेंशन है, 204। 3 उसमें और ऐड हुआ हैं। एक तो FZE वाला भी है, फ्री जोन, यानी जो दुबई वगैरह में होते हैं, जो फ्री जोन होता है जहाँ बहुत सारी रियायतें होती हैं, टैक्स कम होता है, अदर्स बेनिफिट वगैरह होते हैं। भारत में भी एक ACZ बोल के आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो गुजरात में है।